हाय स्टूडेंट्स, आप सबका आज की इस वीडियो क्लास में वेलकम है, स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ग्रामर के उस टॉपिक को जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसको सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं हम, क्योंकि ये वो टॉपिक होता है जिसके इर्द गिर्द ग्रामर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं सब इसको रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, या सभी ग्रामर्स की जो वेज हैं, जो रास्ते हैं, इसी से होकर जाते हैं। तो यानी वो टॉपिक हमारा है जिसके बगैर ग्रामर की सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपके लिए क्या है, नामुमकिन माना जाएगा, या आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हो। तो यानी ये वो ग्रामर का वो टॉपिक है जो सभी ग्रामर की क्या है, फाउंडेशन है, बुनियाद है। और जब तक आपकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक आपका ये ऊपर वाला जो है, उसकी फाउंडेशन के ऊपर के जो पार्ट होते हैं, वॉल्स हैं या रूफ हैं, वो आपकी कमज़ोर मानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की जो फाउंडेशन है वो कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर की जो फाउंडेशंस है वो हमारे टेंस होते हैं। टेंसेस हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में यदि हमें जो है ग्रामर को कम्प्लीटली सीखना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हम टेंस को आज स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर ये टेंस नामक जो हमारी फाउंडेशन है ये हमारी मजबूत हो गई, ये हमें समझ में आ गया, तो इससे आने वाले अगले जो ग्रामर से रिलेटेड हमारे रूल्स हैं वो भी हमारे लिए क्या होंगे, ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको बहुत मजबूत बनाना है। ये आपका मजबूत हुआ तो आपकी ग्रामर इसके बाद जो आने वाले हैं वो क्या होंगे, काफ़ी इजी आपको मिलेगा और उसको सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए हम इसको देखते हैं और ये बहुत ही आसान है। बस आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट का वक्त निकालना है, टाइम निकालना है और वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, टेंस जो हमारे होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। यानी जो हमारे समय और काल हैं वो 3 होते हैं। एक वो समय होता है जो हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और एक वो समय होता है जो बीत चुका है, जो अब हमसे मिलने वाला नहीं है। एक वो समय होता है अगर हम जिंदा हैं तो आगे आने वाले दिनों में वो समय हमें मिलेगा, यानी जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो ये होता है प्रेजेंट, हाल ही का, मौजूदा समय का, वर्तमान जिसको हम कहते हैं। दूसरा पास्ट, जो अब हमें मिलने वाला नहीं है, जो समय गुजर चुका है, अब वो दोबारा हमें मिल नहीं सकता, जिसको हम पास्ट कहते हैं, या जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, उर्दू में इसको माजी कहते हैं। उसी तरह से अगला है फ्यूचर, जिसको उर्दू में हम मुस्तकबिल कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भविष्य कहते हैं। तो समय की जो स्थिति है वो 3 तरह की है। और इस समय में जो कोई भी, चूंकि जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो वो कोई सेंटेंस होगा, तो इसमें कोई अवस्थाएं होती हैं, काम करने की जो एक्शन की होती है वो क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात ये करना चाहेंगे कि ये तमाम जो टेंस आपके सामने मौजूद हैं, इन सभी टेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है। इनमें से कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन ना हो, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम ना किया जा रहा हो। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि ये ऐसे कौन से मतलब जो है टेंसेस हैं, कैसे सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, और उसका सबसे पहला पार्ट है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करेंगे सिर्फ आपके इतने टेंसेस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसकी पहचान क्या है, इसको ट्रांसलेशन करने के नियम क्या हैं, इसकी नेगेटिव कैसे बनती है, इंट्रोगेटिव कैसे बनती है, ये सारी बातें आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके सामने रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सब आपके सामने मौजूद हैं। ये पहले ऑलरेडी इसलिए लिख दिया गया है कि आपको नोट्स बनाने में जो है कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसको पहले ही नोट कर लिया है कि आप इसको आसानी से इसकी नोट्स रेडी रखें। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी का कोई भी सेंटेंस अगर उसका ता ती ते पे अंत है, यानी उसमें वर्ब के साथ ता ती ते मिला हुआ है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है,
प्रेजेंट की असली पहचान क्या है कि उसमें है, हैं, हूं या है मिला होता है। ठीक है, तो जैसे इसी में इंडिफिनिट है तो ताती थे, तो अब इसी में अगर हम प्रेजेंट का ये है तो ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द मिलते हैं हिंदी के आखिर में, हिंदी के लास्ट में, तो समझ जाते हैं हम कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो जब हमें मालूम हो गया कि ये हमारा जो हिंदी का वाक्य है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसके रूल्स आपके यहाँ पे मौजूद हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका ये नियम है, नेगेटिव है तो उसका ये है, इंट्रोगेटिव है तो ये है, और नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव भी है तो उसका ये नियम है। और कभी कभी हमारे सेंटेंस के अंदर WH फैमिली का कोई वर्ड मिलता है तो उसकी अगर इंट्रोगेटिव होती है तो उसका ये नियम है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आइए हम देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। आप कहते हो मोहन स्कूल जाता है। ठीक, ये हिंदी का एक सेंटेंस है जो लिखा है मोहन स्कूल जाता है। अब देखिए हम जाते हैं, जो इसमें वर्ब है जाना वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ता है के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये तुरंत ये समझ जाएं, यानी हम जब किसी भी सेंटेंस को पहचानते हैं तो वर्ब के साथ ही पहचान होती है, क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान किससे होती है? काम से उसके होती है। हम अगर अच्छा काम करते हैं तो हमारी उस तरह से पहचान होगी, हम गलत काम करते हैं तो हमारी उस तरह से पहचान होगी। हमारी शक्ल से या हमारे हैवी बॉडी या दुबले बॉडी, इससे हमारी पहचान नहीं होती है। पहचान अगर किसी भी दुनिया में किसी की होती है तो कैसे होती है? उसके वर्क से वो पॉपुलर होता है। क्लियर हुआ बात करें? तो उसी तरह से अगर ये सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं तो उसमें भी कोई वर्क होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका एक अस्तित्व बना। ठीक है, अगर उसमें काम ना होता तो उसका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं होता, वो क्या होता है? निर्जीव माना जाता है। अगर ये सेंटेंस में कोई सेंस ना निकले तो ये क्या है? निर्जीव है, ये लाइफलेस हो जाता है। क्योंकि इसमें जान अगर कोई डालता है तो वर्ब ही जान डालता है। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो मोहन स्कूल जाता है, तो जाना नामक जो हमारी क्रिया है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? ता है पर अंत है इसका। और ये भी हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर बात हुई? यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। किसके बारे में कहा गया है? यहाँ तो मोहन के बारे में कहा गया है कि मोहन स्कूल जाता है। कौन काम कर रहा है? स्कूल जाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन। मोहन स्कूल जाता है, हमारा सब्जेक्ट मोहन है तो हमने लिखा मोहन। क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस नियम के तहत हम देखते हैं सब्जेक्ट को हमने लिख दिया मोहन। इसके बाद क्या रहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमें वर्ब को ढूंढना होता है, हिंदी का कोई भी वाक्य होता है तो उसका हम आखिरी शब्द पे जाते हैं कि सबसे लास्ट में कहाँ पे है, क्योंकि वही हमारी पहचान बताता है। और पहचान किससे होती है? वर्ब से ही होती है। तो वर्ब हमारे साथ मिला है किससे? ता पर है, तो यहाँ पे होगा गो। क्या हो गया? गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। मोहन गो कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो टू स्कूल। मोहन गो टू स्कूल। क्या ये सेंटेंस क्लियर है? नहीं, अभी थोड़ी सी इसमें कमी रह गई है। हमारा नियम ये कहता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का है, तो उसमें वर्ब के साथ यस या ईएस हम जोड़ देते हैं। तो चूंकि वो हमारा ऐसा है जिसके लास्ट में ओ है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? ईएस जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो यानी गोज अब ये हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट था वो अकेला था। जब सब्जेक्ट हमारा एक पर्सन का हो, एक व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाए, ठीक है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम उसके वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। एक बार फिर वे, अब की बार हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में कहा गया? वे के बारे में कहा गया। तो वे की अंग्रेजी होती है दे,
हमने लिखा दे। अब खेलना यह हमारा हो गया प्ले। फिर क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। ते प्ले क्रिकेट। आसान है, ट्रांसलेशन बहुत आसान है। आपकी बार जो हमारा मेन वर्ब प्ले है, इसके साथ हमको यस या ईएस नहीं जोड़ना पड़ रहा है। क्यों नहीं जोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि जो हमारी सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर की है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का होगा तो यहां वर्ब के साथ यस या ईएस ऐड नहीं होगा, और जब हमारा सिंगुलर नंबर का होगा तो यहां वर्ब के साथ यस या ईएस हमको जोड़ना पड़ता है। क्लियर हो रहा पॉइंट? अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं? देखिए, मोहन स्कूल नहीं जाता है, हम कहते हैं मोहन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे मोहन, लिखा हमने सब्जेक्ट मोहन। हमारा नेगेटिव का क्या नियम है? सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद डू या डज को लिखते हैं, डू या डज को लिखते हैं। तो मोहन जब सिंगुलर नंबर का है तो इसके साथ ये है कि हम इसको क्या लिखना पड़ेगा? डज नॉट लिखना पड़ेगा। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर होगा? फिर उसी तरह से अगर हमें इसकी नेगेटिव बनानी हो तो इसको हम लिखेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा ना? अब की बार यहां पे दे सब्जेक्ट है तो यहां पे डू आया। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डज वहां पर आता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जब डू वहां पे आता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहां सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू आया, और यहां सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए यहां पे क्या आया? डज आया। डू और डज के यूज होने पर जो वर्ब में यस या ईएस वाली बात रहती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ईएस मिल चुका है। अब आगे जो है हमें गो में यस या ईएस जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, ये एक बार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन किया गया है क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन हम देखिए कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल्स है? ये रूल्स ये बताता है कि सबसे पहले हम डू या डज लाते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लाते हैं। डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का क्या कहते हैं? इस्तेमाल या यूज नहीं होता है। ठीक है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमने देखा सब्जेक्ट वे है, प्लूरल नंबर का है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो प्लूरल नंबर के साथ तो डू आती है, तो हम क्या लिखेंगे? डू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट दे डू, डू दे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्ले। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट। क्लियर हो रहा पॉइंट? देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और यहां पे क्लियर करना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर वो दो तरह के होते हैं। सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो होता है कि जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे देते हैं, यस या नो में दे देंगे। लेकिन दूसरी तरह का जब क्वेश्चन कर लिया जाता है तो उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके रीजन को बताना पड़ता है, उसकी वजह को बतानी पड़ती है, बल्कि उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। यही है, अगर कोई आपसे पूछा क्या वे क्रिकेट खेलते हैं तो आप इसका जवाब दे दोगे कि हाँ या नहीं। लेकिन अगर इसी को यूं कह दिया वे क्या खेलते हैं, वे क्या खेलते हैं, तो अब आप ये हाँ या ना में उसका जवाब नहीं दे सकते हो, बल्कि जो कुछ भी वो खेलते हैं उसका नाम लेना पड़ेगा। वो फला गेम खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, या कह दो वो क्या रोती है। अगर हमने कहा वो क्या रोती है तो आप इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हो, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? आई एम सॉरी, वह क्यों रोती है। अगर कह दिया गया वह क्यों रोती है, ठीक है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि वो इसलिए रोती है, भूखी है या उसको किसी ने पीटा है, ये उसके रीजन को बताना पड़ेगा।
अगर हम उसी को कहते हैं क्या वह रोती है, तो आप कह दोगे हाँ या नहीं। तो आपका कहने का मतलब यह है जो प्रश्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक का जवाब आप हाँ या नहीं में देते हो और दूसरे का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है जिसका रिप्लाई हम हाँ या ना में करते हैं उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। लेकिन जब हमारा WH फैमिली का जो वर्ड है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमें इसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। या यूं कहो कि अगर जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछने का जो काम किया है वो क्या किया है, यही शब्द तो किया है, यानी प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है अगर हिंदी वाक्य आरंभ में मिल जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि वो वाक्य जिस टेंस में होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे है लिखा जाए बच्चे क्यों शोर करते हैं, हो गया, बच्चे क्यों शोर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा है वो कौन सा शब्द पूछा है, ये क्यों पूछा है। अब आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो, कैसे नहीं दे सकते हो, हाँ या नहीं। अगर आपसे पूछा कि बच्चे क्यों शोर करते हैं तो आप कहोगे हाँ, आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कहना पड़ेगा बच्चे शोर फला वजह से करते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह बतानी पड़ती है। तो ऐसे कंडीशंस में यह कहने का मतलब यह है जब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, WH फैमिली का वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में कहीं होता है तो उसकी अंग्रेजी माफ नहीं होती है, उसकी अंग्रेजी हमको लिखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन, लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई हमने लिख दिया। अब वाई के बाद हम क्या लिखते हैं, देखिए WH की बात अगर होती है तो यहाँ पे है, उसके बाद बच्चे जो कि हमारा प्लूरल नंबर का है तो इसलिए इसके साथ क्या आएगा, डू आएगा, वाई डू। अब देखेंगे बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, वाई डू द चिल्ड्रेन, ठीक है, वाई डू द चिल्ड्रेन, करते हैं, शोर करना, मेक अ नॉइस। क्लियर? तो इस तरह का जो मतलब सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन हम इसी तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें जो होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, उसके क्या नियम है, ये समझ में आपको आ गया होगा। स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हिंदी में के वाक्य में ता है, ती है, ते है नहीं मिलते हैं और फिर भी ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो हमें थोड़ा सा दो एक एग्जांपल उसको भी लेकर डिस्कस करना चाहिए कि कौन से ऐसे सेंटेंस, कहाँ पे ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां पे ता है, ती है, ते है नहीं मिलते और वो फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। स्टूडेंट हम देखते हैं मुझे आम पसंद है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे आम पसंद है। अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सा टेंस है, आप कैसे इसको कहेंगे, आप कहोगे ये तो सिंपल टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें है नामक शब्द है, ता है नहीं मिल रहा है, ती है नहीं मिल रहा है, ते है नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मुझे आम पसंद है। आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, मुझे की अंग्रेजी आई, चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर जब अगर लिखा जाता है तो माई हम नहीं लिख सकते हैं, माई तो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होता है जो हमेशा अपने साथ कोई नाउन जरूर रखता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पे हो गया आई, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगोज। तो क्या हो रहा है, आई लाइक मैंगोज, यानी इसका सेंस ये निकल रहा है मुझे आम मैं आम पसंद करता हूं। ये आप सेंस को देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, मुझे आम पसंद है का मतलब ये हो रहा है कि मैं आम पसंद करता हूं, यानी मुझे आम खाना पसंद है, ठीक है, मैं लाइक करता हूं। तो इसको हम यूं लिखेंगे आई लाइक मैंगोज। या उसे खेलना पसंद है, उसे खेलना पसंद है, ही लाइक्स प्लेइंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस तरह के जब कोई वाक्य होता है जिसमें ता है नहीं मिलता है फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, हम उसको गौर से पढ़ेंगे और उसके सेंस को निकालेंगे। अगर सेंस प्रेजेंट में हो रहा है और सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, क्या, आम का खाना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे कंडीशंस में भले ही बाई
शेप अगर हम देखते हैं, इसके आकार को देखते हैं, इसकी शक्ल को देखते हैं कि ये तो दिख नहीं रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हम अपने सेंस का यूज करेंगे। मोहन कभी झूठ नहीं बोलता। अब देखिए यहाँ पे है नामक शब्द नहीं है, लिखा है मोहन कभी झूठ नहीं बोलता, यानी मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है। तो हम क्या करेंगे, मोहन नेवर टेल अ लाई। क्या होगा, मोहन नेवर टेल अ लाई, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता। यानी ये भी इस तरह के भी अगर कोई हमारे पास सेंटेंस मौजूद है जिसमें है नामक शब्द नहीं है, तो भी वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर उस सेंटेंस को पढ़ने से प्रेजेंट में ही काम होना पाया जा रहा है, सब्जेक्ट जो है मौजूदा समय में ही काम वर्क कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना मोहन कभी झूठ नहीं बोलता, का मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं बोलता था, यानी ये बात, ये सेंस क्लियर हो रही है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे मुझे आम पसंद है, यानी मैं आम पसंद करता हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह के भी अगर सेंटेंस आपके साथ है या आपके पास मौजूद है, तो आप क्या करोगे, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, उसका सेंस क्लियर करोगे। अब इसी को अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे आई डू नॉट लाइक मैंगोज। ठीक है, डू आई लाइक मैंगोज आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मोहन नेवर टेल ए लाई, मोहन नेवर टेल ए लाई। ठीक है, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता। क्लियर बात है? तो मैं स्टूडेंट्स आपसे ये कहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं, इसकी नोट्स आप प्रॉपर वे में रेडी रखिएगा। आपके सारे रूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस रूल्स को लिखेंगे, इसकी इस पहचान को लिखोगे और तमाम एग्जाम्पल इसके साथ जो है आप एक्सरसाइज भी करोगे। आपकी बुक्स में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मौजूद होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जिसकी एक्सरसाइज करके आप जो है उसको हल कर सकते हो और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज का जो भी लेक्चर्स था हमारा, वो आपको क्लियर हुआ होगा। इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन जो होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। या दूसरी बात यह है कि अगर ये आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों तक, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंग्रेजी सीखने के मतलब इच्छुक हैं, उनको भी भेजिएगा, उनको भी पहुंचाइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिर्फ क्लियर कर रहे हैं और कल हम अपना दूसरा इसमें से किसी दूसरे को टच करेंगे। थैंक यू।